1988 में ब्लैक एंड व्हाइट अखबार में खबर छपती है और खबर बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल जाती है कि एक लड़की ने सांप से शादी की है। अब एक लड़की पूरे गांव का विरोध करती है उस सांप से शादी करने के लिए, लेकिन जब गांव वाले उस लड़की के विरोध में आते हैं तो उस लड़की को गांव से निकाल देते हैं बाहर और कह देते हैं कि तू तो श्रापित है, तू एक कुलक्षणी है, तू इस गांव में नहीं रह सकती। अगर तू इस गांव में रहेगी तो ये पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको यकीन है कि एक लड़की किसी सांप से शादी कर सकती है? हालांकि हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि हमने तो ऐसी शादियां देखी हैं जहां पर कुत्तों से भी शादी हो जाती है, सांप से भी हमने शादी देखी है, अभी देखी है, लेकिन क्या कोई इच्छाधारी सांप हो सकता है? ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ और ज़रूर अपना जवाब देकर ज़रूर जाना, इसीलिए वीडियो में पहले ही बात बोल दी है। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी की शुरुआत करते हैं और आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो इच्छुक हो रहे हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें भी बहुत इच्छा हुई थी इस बात को जानने की और हमने बहुत कोशिशों के बाद एक छोटी सी खबर निकाली है, थोड़ी सी, वो आप लोगों के सामने रखने चाहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक सविता नाम की लड़की है। लड़की इतनी खूबसूरत है कि चारों तरफ उसकी खूबसूरती के चर्चा होते हैं, लेकिन कमी क्या है जिंदगी में? जो सविता नाम की लड़की है, इसकी माँ नहीं है और इसकी एक सौतेली माँ है। सौतेली माँ उस सौतेली बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि शायद कोई अपने घर के कुत्ते के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करे जैसा एक महिला एक लड़की के साथ करती है। पहली बात, वो सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी की खूबसूरती से जला करती है, क्योंकि उस माँ की 2 और बेटियां हैं और एक बेटा है। वो इतने खूबसूरत नहीं हैं जितनी कि सविता बला की तरह खूबसूरत होती है। इसके बाद यहाँ पर सौतेली माँ सविता को टॉर्चर करती है, बासा खाना देती है, फटे कपड़े देती है। अगर सविता नए कपड़े मांगती है तो माँ कहती है कि अगर नए कपड़े पहनेगी तो तू किसी के साथ भाग जाएगी, तो किसी को लेकर भाग जाएगी और हमारी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। सविता इन सभी बातों से हताश होकर गांव के बाहर एक पेड़ होता है बहुत साल पुराना बरगद का, और वहां पर जाकर रोने लगती है। जब उसे घर में परेशान किया जाता तो वो तभी उस पेड़ के पास जाकर रोती और अपनी माँ को याद किया करती कि माँ, तो मुझे भी अपने साथ ले जाती तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी होती। उस दौर में 1988 में पढ़ाई का इतना ज़्यादा लड़कियों के लिए चलन नहीं था, तो सविता बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर सविता वहाँ पर रोआ करती तो उस पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग रहा करता। पूरे गांव का यही कहना होता है और सविता भी एक दिन कहती है कि अरे इच्छाधारी नाग, तू कहाँ पर है? अगर तू अपनी इच्छाओं से अपना रूप लेता है तो तू मेरे सामने आ, कम से कम कोई तो मुझे ऐसा दोस्त मिले जिससे मैं अपनी बातें बांट सकूं। अब दोस्तों गांव की जो अफवाहें होती हैं उनके मुताबिक वो सांप उस लड़की की बातें सुन रहा था, सविता की बातें, और जिस दिन से सांप ने सविता को देखा था, क्योंकि सविता बहुत खूबसूरत थी, तो सांप की भी इच्छा होती है कि मैं सविता से बात करूं। अब सविता अपने घर चली जाती है क्योंकि वो बेचारी बहुत दुखी और परेशान रहती है। उसे खाट भी, चारपाई भी नसीब नहीं होती है, धरती में उसका बिस्तर होता है। और दोस्तों स्टोर रूम में सविता को, जहां पर कचरा पड़ा हुआ होता है, वहां पर सविता को सुलाया जाता है। अब एक दिन सविता की खिड़की से एक सांप आता है और वो उसकी बगल में सोया हुआ होता है। काफी तगड़ा सांप होता है और सविता जब सुबह उठती है तो वो डर जाती है और शोर मचाने लगती है। सविता के पिता बाहर से आते हैं, सौतेली माँ आती है, बहन भाई आते हैं, तो वो सभी उस सांप को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि सांप बहुत बड़ा था और काफी बहुत ही बड़ा था और वो उन लोगों से गायब हो जाता है, मतलब उन लोगों से भाग जाता है उस घर से। अब सविता फिर पेड़ के पास जाकर कहती है, अरे तुम तो इच्छाधारी थे तो तुम मेरे पास और रूप में क्यों नहीं आए? तुम तो सांप के रूप में आए थे। सविता अब उस पेड़ के पास जाकर उस सांप से बात करने लगी थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातों से पता चलता है कि लोगों का कहना होता है कि हाँ, सविता सच में ही किसी से बात किया करती, क्योंकि गांव के लोग अक्सर सविता को उस पेड़ के पास खड़ा हुआ देखकर उस सांप से बात करता हुआ सुना करते। किसी ने देखा नहीं था लेकिन सुना करते। अब इसके बाद धीरे धीरे वक्त निकलता है और थोड़ा सा वक्त निकलता है, 10 या 15 दिन, तो सविता को उस पेड़ के पास खड़ा हुआ एक लड़का मिलता है, बहुत सुंदर सा लड़का। जब सविता को मिलता है तो वो जा रही है और आज वो पेड़ के पास खड़ी भी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ी दूर जाकर दूसरे पेड़ के पास होकर बातें करने लगती है। तो वो लड़का
जो खूबसूरत सा है वो सविता के पीछे पीछे चल देता है और वहां पर सविता की बातें सुनता है। तो वो कहता है कि कितना रोओगी, अब मत रो, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, अब तुम हंसी खुशी रह सकती हो। सविता उसकी तरफ मुड़कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की, तुम्हें क्या लेना मैं रोऊं या हंसूं, कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो लड़का होता है जिसका जो नरेश नाम से आया है, वो कहता है कि क्या मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, इतने दिन से तो उतावली हो रही थी दोस्ती करने के लिए, और जब मैं आज आया हूँ तो मुझसे दूर भाग रही हो। तो सविता एकदम पलटती और कहती है कि क्या तुम सांप हो, क्या तुम इच्छाधारी नाग हो। तो यहाँ पर वो लड़का अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं इच्छाधारी नाग हूँ और मैं तुमसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम रोज पेड़ के पास कहा करती ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो आज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मेरा नाम नरेश है। कोई भी जिंदगी में अगर तुम्हें परेशानी हो तो तुम मुझसे बातें शेयर कर सकती हो। दोस्तों उधर सविता पर पूरे गांव के लड़के लट्टू हुआ करते, क्योंकि सविता फटे पुराने कपड़ों में भी बला की तरह खूबसूरत लगा करती। कोई ना कोई अपने रिश्तेदार का रिश्ता लेकर सविता के घर आ जाया करता कि बाबूजी आपकी बेटी है और हमारा ये फलाना लड़का है हमारा रिश्तेदार, तो क्या आप उसकी शादी उससे करा सकते हो, क्योंकि सभी लोगों की सविता पर नजर होती है। लेकिन अब सविता को एक नया दोस्त मिल चुका था। अब सविता जो उसको काम उसकी सौतेली माँ बताया करती, उस काम को झटपट से निपटाया करती और तुरंत उस पेड़ के पास पहुंच जाया करती जहां पर नरेश उसका इंतजार किया करता। सविता दिन रोज उससे बातें करती रहती है और दोनों के अंदर ना एक प्यार जैसी फीलिंग जाग उठती है। सविता नरेश से मन ही मन प्यार करने लगी थी, लेकिन वो यहाँ पर सहम जाती है कि मैं एक इच्छाधारी नाग से कैसे शादी कर सकती हूँ। उधर जो इच्छाधारी नाग होता है वो भी सविता से प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे को कह नहीं पाते हैं और ये सिलसिला करीबन 1 साल चलता है। 1 साल तक दोनों बातें करते हैं। अब उधर सविता के घर पर रिश्ते आने लगे थे और सौतेली माँ सोचती, सविता को पीटा करती और कहती कि तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती, अगर तू मर जाएगी तो तेरी शादी में पैसे नहीं लगेंगे और ये तुम्हारी शादी के पैसे मेरे बच्चों के काम आएंगे। अब सविता नरेश के पास जाती और कहती है उस दिन उसकी माँ ने उसको एक जली हुई लकड़ी से पीटा था, और वो रोती रोती नरेश के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि मुझे अब अपने घर नहीं जाना, चाहे तुम मुझे मारो या कहीं पर भी करो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत मारती है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। वो इच्छाधारी नाग नरेश जब सविता के घाव देखता है तो वो भी उसकी आंखें भर आती हैं, एकदम गुस्से में होने को होता है, लेकिन वो भी सविता से इजहार कर देता है प्यार का और सविता नरेश से इजहार कर देती है प्यार का। दोस्तों दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। अब यहाँ पर बारी थी कि ये बात सविता अपने माँ बाप के सामने कैसे रखेगी और कैसे वो इस लड़के से शादी करेगी जो कि इच्छाधारी नाग होता है। अब यहाँ पर सविता अपने घर आती है और 10-15 दिन निकल जाते हैं। वो बिल्कुल ना ही तो कुछ खाया करती ना ही पिया करती। उधर नरेश कहा करता कि तू कुछ खाती पीती क्यों नहीं है, बहुत कमजोर होती जा रही है। सविता कहती कि केवल मुझे अपने रिश्ते की चिंता है, ये रिश्ता समाज के सामने कैसे आएगा। यहाँ पर अब सविता एक दिन अपना मन बनाती है, अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आज तक माँ के जाने के बाद आपने एक बार भी मेरी खबर सुध नहीं ली है, लेकिन आज मुझे अपने जीवन को लेकर आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसका पिता कहता है कि हाँ बेटी, अब तो इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुझसे अपने जीवन के बारे में बातचीत कर रही है, तो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो यहाँ पर सविता एक सीढ़ियों पर बैठती है, उसके पिता एक पुरानी चेयर पर बैठे हुए हैं। तभी वो कहती है कि पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अब उसका पिता इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों 1988 का वक्त था, 88-87। उस वक्त आप समझ सकते हो कि प्यार को कैसे एक परिवार एक्सेप्ट कर पाता। तो यहाँ पर उसका पिता गुस्से में आता है, लेकिन दूसरे ही पल सविता कहती है कि पिताजी बुरा मत मानना, लेकिन वो लड़का जो गांव वाले कहते हैं ना कि इच्छाधारी नाग उस पेड़ पर रहता है, मैं उस नाग से प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर उस पिता का हाथ रुक जाता है और वो कहता है कि बेटी, तू क्या कहना चाहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कैसे उस सांप से प्यार कर सकती है। और वो कहती है कि पिताजी, आपको याद है उस दिन सुबह सुबह मेरे पास एक सांप निकला था, वो वही सांप है। अब यहाँ पर उसका पिता थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी बेटी पागल हो चुकी है, इसका दिमाग हिल चुका है। लेकिन सविता अपने फैसले पर अटल होती है। और दोस्तों सविता यहाँ पर पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि सविता का पिता कहता है कि हमारी बेटी तो शायद पागल हो चुकी है, कहती है कि मैं एक सांप से शादी करूंगी। हालांकि पूरे गांव ने वो सांप ही देखा था
उसका कभी इंसान का रूप पूरे गांव में किसी ने भी नहीं देखा। जो अखबार की खबर के मुताबिक आप लोगों को मैं बता रही हूँ, किसी ने भी उसको इंसान बनते हुए नहीं देखा था। लेकिन सबिता हमेशा ये कहा करती थी कि वो बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लड़का है और मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। यहाँ पर सौतेली माँ उसके हाथ पैर तक जला देती है, उसे पीटती है और कहती है कि तू अपनी खूबसूरती का घमंड करती है ना, इसी वजह से हमारे सामने अनाप शनाप बोल रही है। लेकिन सबिता अपने फैसले पर अटल होती है। और दोस्तों, एक दिन रात के करीबन 1 बजे सबिता एक हवन कुंड सुलगाती है और पूरे गांव, बीच गांव के साथ वो उस बड़े सांप को अपने हाथों में लेकर और अग्नि के 7 फेरे ले लेती है। जब वो अग्नि के 7 फेरे लेती है तो पूरे गांव हैरान हो जाता है सबिता को देखकर और कहते हैं कि ये तो अब नागिन बन चुकी है, इच्छाधारी, और ये श्रापित लड़की है, इसको गांव से निकालो वरना पूरा गांव शमशान बन जाएगा। दोस्तों, ये एक अफवाह सी पूरे गांव में फैलती है और सबिता को वहां से मार कूट कर उस सांप के समेत गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अखबार के मुताबिक सबिता उसकी बाकी की जो जिंदगी होती है वो गांव से बाहर उस पेड़ से भी थोड़ी दूर जाकर उस सांप के साथ रहा करती है, एक झोपड़ी बनाकर। और सबिता ने पूरी जिंदगी उस गांव से बाहर ही निकाल दी। कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखता भी नहीं था। दोस्तों, सबिता इधर उधर से और गांव से मांग कर लाया करती और उसने अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यापन कर दिया। कुछ लोग उसके पास भी जाते हैं और कहते हैं कि ये जिद छोड़ दे। और देखने वालों ने देखा भी था कि सबिता के पास एक सांप सच में ही रहा करता, लेकिन कभी किसी ने भी उसको इंसानी रूप में नहीं देखा था। और ये वो लोग कहते हैं कि हाँ, ये सच है, ऐसा हुआ था। हालांकि एक महिला ने सच में ही सांप से शादी की थी, लेकिन कोई भी पिक्चर या कोई भी फोटो ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि वो इच्छाधारी नाग कभी भी अपने इंसानी रूप में आया हो या किसी ने देखा हो। तो ये थी वो कहानी जहां पर एक लड़की इच्छाधारी नाग से प्यार कर बैठती है और उस प्यार को अंजाम भी देती है और पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है। और दोस्तों, वो अब इस दुनिया में, सबिता इस दुनिया में नहीं है। उस नाग का पता नहीं है वो कहाँ पर है। हालांकि वहां पर एक मंदिर बना हुआ है और लोग वहां पर पूजा करते हैं। उस नाग की भी और सबिता की भी एक प्रतिमा सी बनी हुई है। तो इस पर आप अपनी राय क्या रखना चाहते हो? क्या सच में ही इच्छाधारी नाग होते हैं? क्या कोई लड़की इतना, या वो लड़की अपनी माँ के अत्याचार से उसका कोई दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, या ऐसे में उसने ऐसा किया होगा? जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन उस वक्त की खबर तो यही कहती है कि सच में ही एक लड़की ने एक सांप से शादी की थी, जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। तो जो भी आपकी राय है ना, अपनी राय जरूर छोड़कर जाइए और बताइए कि आज के युग में ऐसा हो सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर हमने बार बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमने ऐसी चीजें देखी हैं। हमने कुत्ते से भी लड़की की शादी देखी है, ये भी एक बिहार की ही घटना है दोस्तों, बहुत चर्चित हुई थी। तो ये सब कुछ ऐसे हमारे समाज में होते हैं। कहते हैं ना कि अंधविश्वास, हमारे लोग बहुत भोले हैं और उनके सामने जो हो जाए ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की घर से परेशान होकर शायद उसने ये फैसला लिया हो। क्योंकि दिमाग हिल जाता है जब किसी बच्चे को हम बार बार परेशान करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।